हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है पुनः आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन की क्लास में। मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट के साथ। पिछले लेक्चर में हमने बात करा भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में। वहां हमने जाना कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, कुछ महत्वपूर्ण केसेस, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आदि को फॉलो करते हुए हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना क्या है, और जो चीज निकल के आया था कि प्रस्तावना संविधान का झलक है, ब्लूप्रिंट है, आत्मा है। उसी से आगे आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग में लाए गए उन सभी महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करेंगे एवं उनके अर्थों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अहम, महत्वपूर्ण है, अहम है। तो आज हमने टॉपिक लिया है प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्द एवं अर्थ। तो चलिए, यह जो आज का लेक्चर है यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। और प्रश्न के आखिर में मैं आपको इस पर एक प्रश्न बनाने को बताऊंगा। एक प्रश्न आप इस पे एराइज करेंगे, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न मेंस परीक्षा के लिए। प्रीलिम्स में जितने भी प्रश्न होंगे मैं यही चर्चा करूंगा, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप इन सभी टॉपिक को जो अभी पढ़ रहे हो इस पर अप्रोच के साथ एक प्रश्न कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका शुरुआत होता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, इस तरह के वाक्यों से प्रस्तावना का शुरुआत होता है। आप सभी को प्रस्तावना याद रहना चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि मेंस एग्जाम में कहीं प्रस्तावना लिखने के लिए ही ना बोल दे। खैर ये अलग बात है, लेकिन आपको प्रस्तावना याद रहना चाहिए अगर आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट है तो, और वैसे भी याद रहना चाहिए। तो जो पहला हमारा स्टेप है प्रस्तावना का वह है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रश्न आता है इस पे कि संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, क्या आशय है। तो इसका आशय है स्टूडेंट्स कि जो भारत के संविधान की जो शक्ति है उसका जो मूल स्रोत है वह भारतीय जनता है, वह भारतीय जनता है। तो भारत के लोग कहने से तात्पर्य है कि भारत के संविधान की शक्तियों का जो मूल स्रोत है वह भारतीय जनता है, भारतीय जनता है। अर्थात संविधान की शक्ति का मूल स्रोत, केंद्रीय स्वरूप भारतीय जनता में समाहित है, निहित है। इसे आपने जाना। इस पे एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में कितने बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे, याद करोगे, तो मात्र 2 बार हम भारत के लोग, एक बार, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी दूसरा बार। तो कुल प्रस्तावना में यह जो भारत शब्द है इसका प्रयोग 2 बार किया गया है। भारत शब्द का प्रयोग कितना बार किया गया है? 2 बार किया गया है। तो यहां से 2 महत्वपूर्ण शब्द बन सकते थे। हमने बनाया कि जो भारतीय संविधान की शक्ति है वो भारत के जनता में, उसके केंद्र में, शक्ति के केंद्र में भारत की जनता है, अर्थात सारी शक्ति, सारी संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि भारतीय प्रस्तावना में कितने बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वह आपका उत्तर होगा 2 बार। तो भारतीय शब्द का प्रयोग भारतीय प्रस्तावना में 2 बार किया गया है। तो अगला पॉइंट है आपका हम भारत के लोग, क्लियर हो गया। एक पॉइंट और है कि यह जो हम भारत के लोग है, यह जो लाइन है, यह जो स्टेटमेंट है, कहां से लिया गया है? यह अमेरिका की प्रस्तावना से लिया गया है, वहां के चार्टर से लिया गया है। वहां भी लिखा है वी
द पीपल ऑफ अमेरिका, ये जो भी स्टेट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यह जो हम भारत के लोग हैं, यह अमेरिका के प्रस्तावना से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है यह लाइन। तो यहां से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, मैंने तीनों लिखा दिया। हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? तो भारत की जो शक्ति है उसका संपूर्ण केंद्र में भारतीय जनता है, सारी शक्तियां भारतीय जनता में निहित है। दूसरा, कितने बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है प्रस्तावना में? 2 बार। तीसरा, हम भारत के लोग, या पूरा का पूरा कथन किस देश के संविधान से प्रभावित है, किस देश की प्रस्तावना से प्रभावित है? तो वह आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो कथन जब पढ़िएगा तो उसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ होता है सॉवरेन। किसी भी राज्य, राज्य कहने से हमारा तात्पर्य देश से है। पॉलिटी में आप बार बार देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग जानेंगे। किसी भी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है वह उस राज्य की संप्रभुता होती है, वह उस राज्य की संप्रभुता होती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तो यही लाइन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि भारत अपने सभी प्रकार के मामलों में, चाहे वो मामला आंतरिक हो चाहे वो मामला बाह्य हो, उसमें फैसला या निर्णय करने के लिए किसी दूसरे देश, किसी दूसरे शक्ति या सत्ता के अधीन नहीं है। अपना हर प्रकार के निर्णय के लिए वह स्वतः शक्तिशाली है, उसके पास स्वतः अधिकार है कि वह किसी प्रकार के मामला का निपटारा अपने विवेक पर, अपने शक्ति के आधार पर कर सके। इसमें किसी भी बाहरी शक्ति या बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भारत एक कैसा देश है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, अर्थात अपने सभी प्रकार के फैसला निर्णय के लिए वह किसी भी प्रकार के विदेशी शक्ति या सत्ता के अधीन कार्य नहीं करती है, अपना स्वतंत्रता के आधार पर, अपना स्वविवेक के आधार पर कार्य करती है। और जो भारत की संप्रभुता है वह पूरी तरह भारतीय जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता के केंद्र में भारतीय जनता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि किसी भी राज्य अर्थात देश हेतु जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह तथ्य है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। अगर सॉवरेनिटी समाप्त हो जाए तो किसी भी देश का अस्तित्व नहीं रह जाता है। सपोज करो कि जैसे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, कल को चीन का उस पर पूरी तरह अधिकार हो जाए, चीन के कहने से जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की नीतियां हैं वह बने, वह बदले। हालांकि बन रहे हैं, बदल रहे हैं, परंतु वह मानने को तैयार नहीं है। तो क्या पाकिस्तान देश का एक स्वतंत्र जो अस्तित्व है वह नहीं बच जाएगा? और स्वतंत्र अस्तित्व भी ना बच जाए तो उस राज्य को हम संप्रभुत्व नहीं कहेंगे, उस राज्य को स्वतंत्र नहीं कहेंगे। तो किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है उस राज्य का सॉवरेनिटी, संप्रभुता। और संप्रभुता भारत में, उसकी जनता में निहित है। किसी भी बाहरी और किसी भी अन्य कोई भी मामला हो, पूरी तरह जो भारत है अपने बाहरी एवं आंतरिक कोई भी निर्णय के लिए स्वतंत्र है। किसी के देश के साथ संधि कर सकते हैं, हम किसी देश के साथ मैत्री रख सकते हैं, किसी देश के साथ जो भी संबंध रखना होगा हम अपने आधार पर रखेंगे, अपने बल पे रखेंगे। किसी दूसरे देश के कहने पर किसी दूसरे देश से हम अपना संबंध ना तो स्थापित करेंगे ना ही समाप्त करेंगे। तो यह था हमारा अगला बिंदु, संप्रभुता। अब जो अगला बिंदु है हमारा वह है समाजवादी। यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय प्रस्तावना में स्टूडेंट्स आपको पता है केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। और उस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर, अखंडता, इंटीग्रिटी। इन तीनों शब्दों को भारतीय प्रस्तावना में संशोधन 42 ईस्वी 1976 में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले यही प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन भारतीय प्रस्तावना का मूल अंग नहीं है? तो ये 3 जो है भारतीय प्रस्तावना में
पहले नहीं थे, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया ये याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो समाजवादी शब्द क्या बता रहा है कि जो भारत का लोकतंत्र है वो एक समाजवादी लोकतंत्र है। कहने का अर्थ कि यहां जितने भी संसाधन के प्रमुख सेक्टर हैं उन पे जो नियंत्रण है वो सरकारी नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है। तो यहां प्रश्न पूछा जाएगा एक और आपसे कि समाजवादी लोकतंत्र और साम्यवादी लोकतंत्र में क्या अंतर है। तो समाजवादी लोकतंत्र और साम्यवादी लोकतंत्र दोनों ही जगह साधनों पे जो नियंत्रण है, जो उत्पादन के साधन है उस पे जो नियंत्रण है, दोनों ही जगह सरकार के हैं। चाहे वो चीन का साम्यवादी लोकतंत्र हो, चाहे वो भारत का समाजवादी लोकतंत्र हो। तो फिर कहिएगा क्या अंतर है इस दोनों में, जब साधन पे अधिकार दोनों ही जगह सरकारें के हैं। तो जो साम्यवादी लोकतंत्र है और जो समाजवादी लोकतंत्र है, यहां पे अधिक जो नियंत्रण है वो मिनिमम होता है, लचीला होता है नियंत्रण। और जो साम्यवादी नियंत्रण होता है, जो साम्यवादी लोकतंत्र में सरकार का नियंत्रण होता है वो एक कठोर होता है, एक मैक्सिमम कंट्रोल होता है। तो चीन के साम्यवादी लोकतंत्र और भारत के समाजवादी लोकतंत्र में यही अंतर है कि जो यहां सरकार के नियंत्रण है साधन के साधनों पे, वह एक मिनिमम, एक लचीला, एक नरम नियंत्रण है, एक सॉफ्ट कंट्रोल है। और जो चीन का साम्यवाद है वह एक मैक्सिमम कंट्रोल है, एक टफ कंट्रोल है, हार्ड कंट्रोल है। यही अंतर है समाजवादी नियंत्रण और साम्यवादी नियंत्रण में। तो भारत का जो लोकतंत्र है वह समाजवादी नियंत्रण लोकतंत्र है, इस बात को यहां स्पष्ट किया गया। अगला है पंथ निरपेक्ष सेकुलर। बच्चों, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में ये दो शब्द हैं, एक है धर्मनिरपेक्ष, एक है पंथ निरपेक्ष। हालांकि ये दोनों शब्द अलग हैं, लेकिन भारतीय प्रस्तावना या संविधान के संबंध में इस दोनों का प्रयोग एक समान किए जाते हैं। हालांकि इनके शाब्दिक अर्थ थोड़ा अलग है। इन अर्थों को आप जान लीजिए ताकि आगे के परीक्षाओं में कभी आप इन्हें यूज कर पाओ। हालांकि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष दोनों शब्दों का प्रयोग एक जैसा किया जाता है, परंतु इसके शाब्दिक अर्थों में भिन्नता है। देखिए, भारतीय प्रस्तावना में बताया गया है कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है, जो भारत की सरकार का आचरण है, जो देश की संविधान का आचरण है, वह पंथ निरपेक्ष है, वह पंथ निरपेक्ष है। लेकिन हम धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। हालांकि दोनों एक ही है भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, परंतु मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में धर्म का अर्थ न्याय से किया जाता है, न्याय से किया जाता है। न्याय भी एक धर्म है। सरकार का धर्म क्या होना चाहिए, संविधान का धर्म क्या होना चाहिए कि आप सभी जगह पे समुचित और सही उचित न्याय करो, यही संविधान का धर्म है। तो धर्म के प्रति निरपेक्षता कोई भी देश की संविधान या सरकारें नहीं रख सकती है। लेकिन जो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी खास समुदाय, किसी खास पंथ। तो अब आता है रिलीजियस का बात। तो पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब यह हुआ कि भारतीय सरकार, भारतीय संविधान किसी भी विशेष प्रकार के धर्मों का संरक्षण नहीं करती है, किसी भी धर्म को अपने राज्य का स्पेशल धर्म नहीं बतलाती है कि हम हिंदू धर्म हैं, हम मुस्लिम धर्म हैं। यह सभी प्रकार के धर्मों के प्रति एक तटस्थता की नीति अपनाई हुई है, किसी भी प्रकार के धर्म का विशेष प्रचार या विशेष संरक्षण नहीं करती है। सभी धर्म इनके नजरों में एक समान है, यह किसी भी धर्मों का संरक्षण नहीं करती है, किसी भी पंथ विशेष के पंथ को यह सराहती नहीं है, यह उसे प्रमोट नहीं करती है। सभी व्यक्ति यहाँ किसी प्रकार के धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, परंतु सरकारें या सरकारी संस्थाएं या संवैधानिक संस्थाएं कभी भी किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। तो पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब कि भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, राज्य के लिए कोई भी घोषित, कोई भी लिखित
कोई भी संविधान द्वारा मान्य धर्म नहीं है। सभी धर्मों के प्रति एक रूपता तटस्थता अपनाई हुई है भारतीय संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है? एक पंथ निरपेक्ष संविधान है। अगला है अखंडता। ये तीनों ही शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तीनों शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1946 के तहत जोड़ा गया था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को पहला पैरा में जोड़ा गया था और जो ये अखंडता है इसे 6वां पैरा में जोड़ा गया था। अखंडता शब्द का मतलब ही होता है कि ऐसा हमारा देश हो, ऐसी विचारधाराएं हो कि हम लोग अखंडित रहे, अखंड रहे, मतलब हमें कोई तोड़ ना सके, हम हमेशा एक रहे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। अखंडता का मतलब यही होता है कि हम सभी भारतीय, भारत के सभी प्रांत एवं राज्य एवं क्षेत्र जो भी हैं वह सभी एक हैं। उन सभी की एक सामूहिक निष्ठा है भारतीय संविधान के प्रति। तो अखंडता शब्द को आपने जाना। अगला शब्द है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। जो अब्राहम लिंकन का परिभाषा है लोकतंत्र का, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो भारतीय लोकतंत्र भी इसी आधार पर कार्य करती है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो भारतीय जो लोकतंत्र है वह एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब जनता डायरेक्ट व्यवस्था नहीं चलाती है, वह एक प्रतिनिधि चुनती है और उस प्रतिनिधि के माध्यम से भारतीय शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो भारत तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे पहले, और पूछे लोकतंत्र का कैसा स्वरूप है, तो यह एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां शासन में डायरेक्ट जनता की भागीदारी नहीं होती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक, यह एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है और दूसरा, यह एक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो आपने देखा लोकतांत्रिक व्यवस्था। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। भारत एक रिपब्लिक है, द रिपब्लिक। और रिपब्लिक का मतलब होता है, अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत, तब आप बोलेंगे 1947 के बाद, और जब आपको बोला जाएगा गणतंत्र भारत तो 1950 के बाद से हम समझेंगे। रिपब्लिक का मतलब है कि किसी भी देश का जो प्रमुख है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह वंशानुगत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एक चुनाव होना चाहिए। तो रिपब्लिक का मतलब आपने समझा कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वह वंशानुगत न होकर के एक चुनाविक प्रक्रिया के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा उसका चयन किया जाता है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ब्रिटेन का लोकतंत्र है और जो भारत का लोकतंत्र है, इसमें क्या अंतर है? जो ब्रिटेन का लोकतंत्र है वह रिपब्लिक को नहीं अपनाया है, उसने लोकतंत्र के साथ में राजतंत्र को अपनाया है। लेकिन जो भारत का लोकतंत्र है वह लोकतंत्र के साथ गणतंत्र को अपनाया है। कहने का मतलब लोकतंत्र तो इंग्लैंड में भी है, लेकिन वहां के जो प्रमुख होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। लेकिन जो यहाँ के प्रमुख हैं, जो यहाँ के संवैधानिक प्रमुख है भारत के, उसे चुनाव द्वारा, पब्लिक द्वारा चुना जाता है। तो आपने गणराज्य शब्द का अर्थ समझा। तो गणराज्य शब्द का अर्थ है कि यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये शासन प्रमुख, वंशानुगत न होकर यहाँ के जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगला है जस्टिस, न्याय। अगला शब्द है न्याय। तो भारतीय संविधान में जो न्याय शब्द का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अगर पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है, तो 3 प्रकार का: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये जो स्वतंत्रता शब्द है, तो अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता, फ्रीडम।
विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। आप अपना अभिव्यक्ति जाहिर करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं और आप किसी प्रकार के धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। अगला है समानता। समानता के संदर्भ में प्रस्तावना को जब पढ़िएगा तो वहां स्पष्ट शब्दों में लिखा है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। मतलब सभी व्यक्ति को एक समान प्रतिष्ठा पाने का हक है। ऐसा नहीं कि आप किसी विशेष परिवार से हैं तो आपका प्रतिष्ठा संविधान की नजरों में ऊंचा है या कोई किसी का नीचा है तो आपको यह अवसर प्रदान किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है। से संबंधित वर्णित कुछ शब्द जिन्हें हमने जाना। फिर आगे कुछ मैं बात कर दूं। भारतीय प्रस्तावना जहां जहां संविधान की असंदिग्धता आएगी वहां वहां प्रस्तावना का प्रयोग किया जाएगा उस असंदिग्धता को दूर करने के लिए। परंतु भारतीय प्रस्तावना के आधार पर किसी अस्पष्ट प्रावधान को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपने देखा भारतीय प्रस्तावना का क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, किस तरह संविधान का अंग है, किस तरह ये प्रभावित करते हैं भारतीय संविधान को। तो इसमें मैं एक प्रश्न आपको बना के देता हूं जिसपे आप थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करेंगे और मैं अगले लेक्चर पे इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा। इन सभी चीज़ों का प्रयोग में लाते हुए कुछ और चीज़ों को ऐड करते हुए इस प्रश्न का मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। तत्काल आप लोग इस प्रश्न पे काम करेंगे। पुनः अगले लेक्चर में हम इस प्रश्न पे प्रखरता से बात करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है कि प्रस्तावना किस प्रकार भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, चर्चा करें। तो प्रश्न है कि प्रस्तावना किस प्रकार भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, चर्चा करें। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।